हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रीरामपुर नामक एक गांव में एक अमीर आदमी रहा करता था जिसका नाम रोशन लाल था। उसका खाद का बहुत बड़ा बिजनेस था जिसके लिए वो पूरे गांव में मशहूर था। वो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी रत्ना प्रभा और 31 साल की बेटी अंजू के साथ रहा करता था। अंजू अंधी थी। जब वो 10 साल की थी तभी एक कार एक्सीडेंट में उसे ब्रेन इंजरी हो जाती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। माफ कीजिए रोशन लाल जी, हमने आपकी बेटी की आंखों की रोशनी को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हम नहीं बचा पाए। इसका मतलब मेरी बेटी अब हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो गई है। अरे नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी बेटी का जीवन तो अभी अभी शुरू हुआ है। न जाने आगे क्या होगा उसके साथ। रोशनलाल फूट फूट कर रोता है। ऐसा नहीं है कि अंजू की आंखों की रोशनी फिर कभी नहीं आएगी। बस ये कहना मुश्किल है कि कब आएगी। हो सकता है उसे लौट आने में कई साल लग जाए। अब अंजू 31 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पाती। वो एक छड़ी लेकर घूमा करती और उसके सहारे ही रहती। रत्ना प्रभा अंजू के साथ पूरा दिन रहती। एक दिन रोशनलाल से मिलने उसका बचपन का दोस्त यशराज आता है। नमस्ते यशराज चाचा, कैसे हैं आप? चाची और भैया कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ चाचा। अच्छा माँ, महिमा जी आ गई हैं। मैं संगीत का पूर्वाभ्यास करने जा रही हूँ। इंद्रेश काका और ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। हाँ। अंजू को देखकर रोशनलाल की आंखें नम हो जाती हैं। महिमा जी के यहाँ संगीत सिखाने जाती हैं लोगों को। बचपन से वहां खुद सीखने जाती थी और अब दूसरों को सिखाती है। भगवान ने मेरी फूल सी बच्ची को मधुर और मीठी आवाज तो दे दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आंखों की दृष्टि ही नहीं दी। अब बस उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन इसके अंधे होने के कारण कोई इससे जल्दी शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता। कोई बात नहीं रोशन मेरे भाई, मेरी पहचान में एक मृत्युंजय नामक आदमी है जो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। तू कहे तो मैं अंजू की बात करूं उनसे? हाँ यश, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही सही होगा। यशराज मृत्युंजय से जाकर अंजू की बात करता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इस यशराज ने तो हमें बहुत ही अच्छा रिश्ता लाकर दिया है। अब तो मैं उस अमीर रोशनलाल को अपना बकरा बनाकर ही रहूंगा। तभी मृत्युंजय का बेटा विवेक बोलता है। हाँ पापा, हम उस अंधी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे और उन्हें लूटेंगे। विवेक पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी स्वाति भी वहाँ आती है और कहती है, तुम उस अंधी से शादी तो कर लोगे पैसा लूटने के खातिर, लेकिन खबरदार अगर उसके करीब भी गए तो, वरना देखना। अरे मेरी स्वाति, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सारा नाटक तो मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ ना, ताकि हम आगे जाकर ऐशो आराम में जी सके। तभी विवेक की माँ मीनाक्षी बोलती हैं, अरे अकल के अंधो, उस अंधी को इस घर में लाना है तो फिर हमें ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आस पड़ोस में किसी ने हमारे बारे में या स्वाति के बारे में रोशनलाल या उसकी बीवी रत्ना प्रभा या फिर उस यशराज को बताया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हमारा भांडा फूट जाएगा। बात तो आप सही कह रही हो माँ। अरे चिंता मत करो मीनाक्षी, हम जंगल के पहाड़ी रास्ते पर घर लेंगे जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता है। ऐसे में कोई हमारे परिवार का इतिहास उस रोशनलाल को जाकर बताए, इसकी गुंजाइश ही नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन वो अंजू अंधी है, बहरी नहीं, इसीलिए मुझे मौन होकर गूंगी बनना होगा, वो भी दिन के 24 घंटे। मैं और विवेक तो ठीक से रोमांस भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। अरे ओ बेवकूफ औरत, चुप हो जा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार वो अंधी एटीएम मशीन हमारे घर आ जाए, फिर तो हमारे हर दिन दिवाली का त्योहार होगा। मृत्युंजय और मीनाक्षी विवेक संग रोशनलाल के घर जाते हैं। बात होती है और विवेक और अंजू का रिश्ता पक्का होता है। धन्यवाद विवेक बेटा, मेरी बेटी जैसी है
उसे उसी तरह स्वीकार करने के लिए। तुम जैसे लोग अगर इस दुनिया में हर जगह हो तो ये दुनिया कितनी बदल जाएगी, है ना? रोशनलाल काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए, मैं अंजू को बहुत खुश रखूंगा। अंजू और विवेक की शादी का मंडप सज जाता है। दोनों साथ फेरे लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अंजू अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है, लेकिन उस बेचारी को तो जरा सा अंदाजा नहीं था कि वो धोखे के कितने खतरनाक पिंजरे में प्रवेश करने जा रही है। आओ बहू आओ। जी माँ जी, बोलो। स्वाति गलती से मीनाक्षी की बात का जवाब दे देती है। सभी उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो मुझे आओ बहू आओ कहा, तो उसके बदले में ये किसने जवाब दिया? कौन है वो? विवेक गुस्से से स्वाति का हाथ मरोड़ता है और उसे फुसफुसाते हुए कहता है, किसने कहा था बीच में बकवास करने के लिए? अब तुम ही समेटो इस फैले हुए रायते को। वो मैं हूँ छोटी मालकिन, मेरा नाम स्वाति है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। वो क्या है ना अंजू बहू, ये स्वाति है ही ऐसी, ये सबका मजाक बनाती है। हाँ छोटी मालकिन, अब बड़ी मालकिन आपको आओ बहू आओ कहेंगी तो आप उनको प्यार से हाँ माँ जी ही तो बोलेंगी ना, उसी का तो मैं टॉन्ट मार रही थी। आप बहुत स्वीट हो स्वाति दीदी। अंजू रोजाना रात में कमरे में अकेली सोती है और बगल वाले कमरे में विवेक अपनी बीवी स्वाति संग सोता। एक रात अंजू नींद में से जागकर बोलती है, विवेक जी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? सो गए क्या आप विवेक जी? अंजू बेड पर हाथ घुमाकर पता करती है। तब उसे एहसास होता है कि विवेक कमरे में नहीं है, इसीलिए वो खुद उठकर छड़ी लेकर पानी लेने जाती है। लेकिन किचन की तरफ जाते जाते वो एक कमरे से विवेक और स्वाति की आवाज सुनती है। छोड़ो मुझे, तुम भी ना बहुत शरारती हो। अरे अब नखरे मत करो, आओ मेरे पास आओ बेबी। अंजू को कुछ समझ नहीं आता। वो घबरा जाती है और विवेक और स्वाति के कमरे की ओर जाती है। अंजू को देख स्वाति और विवेक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विवेक जी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? और आप इस कमरे में क्या कर रहे हो? यहाँ स्वाति दीदी भी है क्या? बेबी? किसे बेबी कह रहे थे आप? तभी स्वाति और विवेक नाटक करने लग जाते हैं। कितना क्यूट है ना ये बेबी। हाँ, यह खरगोश का बेबी बहुत ही क्यूट है। अरे छोड़ो मुझे शरारती बेबी। अच्छा, तो ये खरगोश का बेबी है? हाँ अंजू, खरगोश का बच्चा हमारे आंगन में घुस आया आधी रात को। ये बेचारा ठंड में बीमार न पड़े, इसलिए स्वाति ने इसे अंदर ले लिया और मुझे जगा दिया इससे मिलाने। कहाँ है वो? जरा मैं भी तो छूकर देखूं इस क्यूट खरगोश को। स्वाति और विवेक और ज्यादा डर जाते हैं। हाँ, अब क्या करें? तभी स्वाति एक मुलायम तकिया लाती है और अंजू उस तकिए को छूती है और उसे ऐसा लगता है कि वो सच में किसी खरगोश को छू रही है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अंजू के साथ धोखा बढ़ता जाता है और पूरा लालची परिवार रोशन लाल के करोड़ों के दहेज के मजे लेता है। लेकिन एक सुबह जब अंजू नींद से उठती है, तब 21 साल पहले डॉक्टर का किया गया दावा सच होता है और अंजू की आंखों की रोशनी अपने आप लौट आती है। अरे ये क्या, मेरी आंखों की रोशनी तो वापस आ गई। मैं तो अब सब कुछ देख सकती हूँ। मैं अभी जाकर अपने ससुराल वालों से मिलती हूँ। माँ जी, पापा जी, विवेक जी और स्वाति दीदी कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन जब अंजू हॉल एरिया में जाती है, तभी दूर से ही वो सारी सच्चाई देख और सुन लेती है। इतने लंबे टाइम से इस अंधी बहू को धोखा देते आए हैं हम। इसके अमीर बाप रोशन लाल को तो कानों कान खबर नहीं कि विवेक और स्वाति की पहले से ही शादी हो चुकी है और हमने इस अंधी को तो बस पैसों का जरिया बनाया है। वैसे तो सारा दिन बाहर काम में रहते हो, चलो अब मुझे अपने हाथों से हलवा खिलाओ। ओके बीवी साहिबा। इतने बड़े धोखे की सच्चाई जानकर अंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब इतने दिनों से मैं धोखे में जी रही थी। नहीं, मैं अभी जाकर पापा को सारी सच्चाई बताऊंगी। अंजू घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर रोशन लाल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद पुलिस विवेक, स्वाति, मृत्युंजय और मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लेती है। अंजू अपने जीवन में आगे निकल जाती है और एक बहुत बड़ी गायिका बन जाती है।
सोमपुर कहकर एक गांव में निष्ठा नामक एक पानी पूरी वाली अपनी चालाक और लोभी मौसी यामिनी के साथ रहा करती थी। निष्ठा स्वभाव से बुरी और मन की लालची और कपटी थी। निष्ठा पानी पूरी में दूषित पानी, सड़े हुए आलू का रगड़ा हुआ एक्सपायरी डेट वाला पदार्थ इस्तेमाल करती, जो लोगों की जान के लिए बहुत हानिकारक होता है। बस थोड़ा सा और नाली का पानी मिला देती हूँ, फिर ये पुदीने का ठंडा पानी तैयार हो जाएगा। सच में पूरे गांव को लगता है कि तू 2 रुपए की पानी पूरी बेचकर इतना बड़ा पुण्य का काम करती है और इतनी दिलदार है। लेकिन उन्हें क्या पता कि तू अपनी जेब से एक चवन्नी तक खर्च नहीं करती, बल्कि गंदे पदार्थ इस्तेमाल करके सबको उल्लू बनाती है। सब आप ही ने सिखाया है मौसी जी, आप दुनिया की सबसे चालाक मौसी हो। निष्ठा के पानीपुरी स्टॉल का नाम 2 रुपए पानीपुरी स्टॉल था। इतनी सस्ती पानीपुरी को खाने के लिए गांव वाले बहुत लंबी लाइन लगाते, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि पानीपुरी खाते वक्त तो स्वाद में अच्छी है, लेकिन उसमें मिलाए गए हानिकारक पदार्थों से गांव वालों की जान खतरे में जाने वाली है। आए दिन गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगते और गांव में बाकी वाहनों के मुताबिक एम्बुलेंस की संख्या बढ़ जाती है। सभी बड़ी और गंभीर बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। मौसी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव में आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो भी मेरी पानी पूरी खाकर। अब तक तो कोई आया नहीं मेरे स्टॉल पर, लेकिन आज या कल तो मेरा पर्दाफाश हो ही जाएगा ना। निष्ठा बिटिया, तू कितना घबराती है। जैसा तू सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। बस 2 से 3 दिन और फिर हम इस गांव से फरार हो जाएंगे और दूसरे गांव में जाकर अपने इस हानिकारक पानी पूरी के स्कीम को चलाएंगे। पक्का कुछ नहीं होगा ना इन 2 से 3 दिनों में? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ना रे ना मेरी बच्ची, अपनी मौसी की बात पर यकीन नहीं करेगी तू। चल, अभी आज जितने पैसे कमाए हैं ना, वो सब मुझे दे दे। निष्ठा और 2 से 3 दिन तक सोमपुर में पानीपुरी बेचती है। गांव के डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये सब पानीपुरी वाली के कारण ही हो रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आए दिन जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सभी कुछ हार्मफुल खाने के बाद ही इतने मेजर इलनेस का शिकार हुए हैं। सर, गांव में एक पानीपुरी वाली है। दावा किया जा रहा है कि ये सब उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स उसके रेगुलर कस्टमर्स थे। वो 2 रुपए में पानीपुरी बेचती है। आई थिंक वो चीप और हार्मफुल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करती होगी, इसीलिए सबका ये हश्र हुआ है। ओह यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट नर्स शिवानी। हमें इस केस को पुलिस तक पहुंचाना होगा। इस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना वो लालची पानीपुरी वाली अपना मुनाफा करते करते पूरे गांव को तबाह कर देगी। लेकिन डॉक्टर और नर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते उससे पहले निष्ठा और यामिनी सोमपुर छोड़कर जा चुके थे और निष्ठा पुलिस की पकड़ से बच जाती है। अरे वो पानीपुरी वाली सही वक्त पर फरार हो गई हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, उसे पकड़ कर ही रहेंगे। निष्ठा और यामिनी सोमपुर से जीवनपुर चली जाती है और वहां पर एक छोटे से मकान में रहने लगती है। निष्ठा अब वहां पर अपने 2 रुपए की पानीपुरी का स्टॉल लगाती है। निष्ठा, सुना है ना इस गांव के सभी लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और तो और इस गांव में एक भी पुलिस थाना नहीं है, तो इधर इतना खर्च नहीं है। हम अपना कारोबार आसानी से चला सकते हैं बिना किसी खौफ या खतरे के। हाँ मौसी जी, लेकिन मौसी जी, हम ये सब कब तक करते रहेंगे? कब तक एक गांव से दूसरे गांव भागते रहेंगे? अरे मेरी नादान निष्ठा, इसी से तो हम इतने सारे पैसे कमा पाते हैं, तो हमें ये सब तो करना ही होगा ना। तू ज्यादा सही गलत के बारे में मत सोच, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। मेरे इशारों पर चलेगी तो जिंदगी में तरक्की करेगी, और यूं सही गलत का तराजू तौलती रहेगी ना तो जिंदगी में पीछे ही रह जाएगी। समझ गई? हाँ मौसी जी, समझ गई। निष्ठा जीवनपुर के गांव वासियों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ करने लगती है। अरे क्या बढ़िया पानी पूरी है भाई, वाह मजा ही आ गया। जुबान पर इतने दिनों बाद कुछ स्वादिष्ट चखने को मिला है भाई। आज तक जितनी पानी पूरी खाई है उन सभी में से इस पानी पूरी की तो बात ही कुछ और है। अरे भैया, स्वाद थोड़ा सा अलग और अनोखा है, लेकिन जैसा भी है स्वादिष्ट है। और 2 रुपए में 10 पीस पानी पूरी मिल रही हो तो कोई क्यों ना खाए भला, हाँ? भाई इसी को तो कहते हैं जीवन के मजे। जी काका, खाइए खाइए,
और ऐश कीजिए, मजे कीजिए। ये लीजिए, अब और 4 प्लेट ठूसिए। अरे बस बस। अरे नहीं नहीं, ठूसिए ठूसिए, जीवन के मजे लीजिए काका, जीवन के मजे। धीरे धीरे अब जीवनपुर के गांव वासियों की तबीयत भी खराब होने लगती है और लोगों की जान जोखिम में पड़ने लगती है। गांव का एक निवासी पंकज एक दिन निष्ठा को नाली का पानी पूरी के पानी में मिलाते हुए देख लेता है और वो उसके घर की खिड़की से झांकता है और यामिनी और उसकी सारी बातें सुन लेता है। निष्ठा, गांव में धीरे धीरे सभी लोग बीमार पड़ने लगे हैं और उस सब के श्रेय जाता है हमारी हानिकारक पानी पूरी को। इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना? अब वक्त आ गया है किस चीज का? इस गांव को भी छोड़कर जाने का। समझ गई मैं। इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो, मुझे इस गांव से निकलना होगा। शाबाश मेरी बच्ची। पंकज ये सब देखकर सुनकर हैरान और दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि निष्ठा और यामिनी की वजह से गांव वाले इतनी मुसीबत में जा चुके हैं। इसका मतलब ये सब इस 2 रुपए की पानी पूरी बेचने वाली लड़की की वजह से हुआ है। इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। छी, लालच के प्रकोप में आकर लोग किस हद तक चले जाते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती और ना ही गम या पछतावा महसूस होता है कि इनकी वजह से पूरा गांव बीमार हो रहा है। नहीं, मुझे इन दोनों के खेल को खत्म करके ही रहना होगा, वरना ये ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव जाकर पैसों के लालच से लोगों की जान के साथ खेलते रहेंगे। तभी पंकज यामिनी को कहते हुए सुनता है। निष्ठा, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। पिज्जा कुछ देर में आता ही होगा। तू ये सारा सामान छुपा ले। अगर किसी ने इन सारी गंदगी वाले और हानिकारक पदार्थों को देख लिया ना, तो हमारा भांडा फूट जाएगा। ओफो मौसी जी, मैं अभी अभी थक कर आई हूँ, रहने दीजिए ना, बाद में साफ कर लेंगे। वैसे भी पिज्जा वाला बाहरी पिज्जा देकर चला जाएगा, वो थोड़ी घर आकर हमारे साथ गप्पे लड़ाएगा। हाँ, वो भी है। ठीक है, तू आराम कर। निष्ठा आराम करती है। पंकज तुरंत फूड इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उन्हें फौरन आने के लिए कहता है। फूड इंस्पेक्टर सही समय पर आकर निष्ठा और यामिनी के घर की तलाशी करते हैं और तभी वो देखते हैं कि निष्ठा एक्सपायरी डेट वाले फ्री के सामान को, गटर की नाली के पानी को और कई सारे गंदे और जानलेवा सामान को इस्तेमाल कर अपने पैसों की बचत करके गांव में पानी पूरी बेचती है। मानना पड़ेगा, बहुत चालाक निकली तुम तो। लेकिन अब बहुत बेच ली पानी पूरी, अब सारी उम्र जेल में चक्की पीसना। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दो। हम ये पानी पूरी बेचना बंद कर देंगे। हमें गिरफ्तार मत करो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर निष्ठा और यामिनी के हाथों में हथकड़ियां पहनाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में पीछे कैद कर लेते हैं। निष्ठा और यामिनी ने जो लालच किया, उसकी सजा उन्हें उम्र भर भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।